This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Mall of Kent. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम अहले कलम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा कौसर सईदी। नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, पता चला कि है आबाद उसमें एक दुनिया। आज हमारे प्रोग्राम में मुमताज़ माहिर तालीम, इल्मी, अदबी, मजहबी, रूहानी और समाजी शख्सियत, मरकज़ी रहनुमा अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, कालम निगार और 2 कुतुब के मुसन्निफ़, आस्तान आलिया दुजाना शरीफ के सजादा नशीन जनाब पीर सैयद मेहदी हसन तारिक मेहमान हैं। मैं मक्स न्यूज़ की पूरी टीम और अपनी जानिब से उन्हें आज स्टूडियो में खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ। जनाब सैयद मेहदी हसन तारिक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा कौसर साहब, मक्स न्यूज़ की तमाम टीम और ख़ासकर मलक मोहम्मद अकमल साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बेहतरीन चैनल पर दावत दी कि मैं अपनी किताबों के बारे में आपको बता सकूं। मलक अकमल बहुत ही काबिल, ज़हीन, फ़तीन शागिर्दों में हैं। यह आज के नहीं कि आज इन्होंने ये शोबा संभाल लिया। आज तो ये बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ को चला रहे हैं और बड़े शानदार तरीके से चला रहे हैं। लेकिन ये मेरे शागिर्द 9th और 10th में रहे और लातादाद खुसूसियात के हामिल हैं। आवाज़ इतनी अच्छी थी कि जब नात रसूल मकबूल पढ़ा करते थे तो तमाम का तमाम स्कूल रश किया करता था। वाह, जब तकरीर किया करते थे तो तमाम हाल जो है वो इनकी तकरीर सुनने के लिए मैं हो जाया करता था। और वो जो कहा करते हैं, बड़ा मशहूर वो है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। वाह। तो वो उसके मज़दाक जनाब मोहम्मद अकमल वैंस जो थे वो थे। और आज ये अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों के नवाजने के साथ साथ एक ऐसे शागिर्द से भी नवाजा जिसने मुल्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में सहाफ़त की आबरू का जो अलमबरदार है। मैं राजा कौसर और मलक अकमल को बार दीगर मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नाज़रीन, 1986 में जब बतौर मौल्लिम मैंने गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल ज्वाइन किया तो कम्प्रीहेंसिव स्कूल उस ज़माने में ज्वाइन करना एक ख़्वाब था। हम उसे स्कूल नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कहा करते थे। और वहाँ सैयद मेहदी हसन तारिक साहब उस वक्त बतौर सीनियर मौल्लिम मौजूद थे। और मुझे याद पड़ रहा है कि जनाब सिद्दीक़ सईदी साहब ने भी मेरे साथ ही गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल रशीदाबाद से वहाँ ज्वाइन किया था। जनाब मेहदी हसन तारिक साहब से जो मेरा देरीना ताल्लुक़ है वो कमोबेश 35 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज भी जारी व सारी है। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि इन्हीं की सोहबत का फैज़ है कि इन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया और लिखना सिखाया। और आज ये मेरे लिए बड़ी सादत है कि आज मैं उनका इंटरव्यू अहले कलम में करने जा रहा हूँ। और ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए भी है कि मेहदी साहब एक हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। उनकी शख्सियत को इस छोटे से प्रोग्राम में समोना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बात मैंने इंटरव्यू से पहले भी मेहदी साहब से कही। ताहम कोशिश करते हैं कि मेहदी साहब के ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं, उन पर चीता चीता गुफ्तगू जो है वो की जाए। मेहदी साहब, मेरा पहला सवाल ये है अनगिनत सवालों में से कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई
اور پھر دیگر مدارج کس انداز سے طے ہوئے؟ میری ابتدائی تعلیم اندرون شہر ملتان میں ایک پرائمری اسکول تھا، رمضانیہ پرائمری اسکول، وہاں پر ہوئی۔ اور میں نے سب سے پہلے ایک استاد، میرے پرائمری کے استاد حسن صاحب تھے، جنہوں نے مجھے نہ جانے کن صلاحیتوں کی بنا پر بزم ادب میں، ہر بزم ادب میں وہ مجھے حصہ لینے کے لیے کہا کرتے تھے اور اپنے استاد کو لکھ کر لاتے، واہ، اور صبح مجھ سے کہتے کہ یہ تقریر آپ نے کرنی ہے۔ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، بچہ ہی تھا کہ تیسری جماعت میں تھا، کہ مجھے باقاعدہ ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے 11ویں کے جلوس کے سلسلے میں وہ کی گئی، تقریر کرائی گئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی میری ابتدا تھی۔ واہ واہ، گویا جو ادبی سرگرمیاں ہیں وہ بچپن ہی سے جاری ہوئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے خاندان حالات سے واقف ہوں کہ یہ چیز آپ کو وراثت میں بھی ملی۔ تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ وہ جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے جس میں بڑے بڑے جید نام موجود ہیں، ان کا تعارف ذرا کرائیے گا۔ میں ایک علمی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور سب سے پہلے جد امجد تو یمن سے آئے تھے اور انہیں خلافت ملی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام جناب صدیقیوں میں بڑا مشہور ہے۔ ان کے بعد جو میرے جد امجد، بہت جنہیں میں قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے علم کے بہت زیادہ جو ہے نا مراحل طے کیے، وہ مولانا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دجانہ میں رہائش رکھی۔ ان کے صاحبزادے مولانا حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علم کے بارے میں بڑی کتب لکھی، رسالے لکھے، اور ان کی کتابیں برِ صغیر میں اس زمانے میں کتابچے اتنے مشہور تھے، اگرچہ اس وقت اردو زبان کا کوئی خاص وہ نہیں تھا، فارسی زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ ہاں، فارسی پڑھی جاتی تھی۔ تو مولانا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنات کو پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے صاحبزادے مولانا حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ میں بھی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے، اپنے وقت کے بہت جید عالم تھے، اور تحریر میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر دجان میں ایک بہت بڑا عالیشان مسجد بنائی جو آج تک بھی موجود ہے اور ان کے نام سے موجود ہے، اور مدرسہ بنایا، اور وہیں سے یہ خاندان حافظیہ شروع ہوا۔ واہ۔ جو میرے علم میں ہے کہ آپ نے ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا، تو ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ میں جب 5ویں کر چکا، میرے والد صاحب نے مولانا حامد علی خان صاحب سے علم پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے یہ دنیاوی علم تو چلتا رہے گا، اصل بات یہ ہے کہ تم دینی علم حاصل کرو۔ تو میں شروع 5ویں پاس ہوتے ہی مولانا حامد علی خان صاحب کے صاحبزادے قاری محمد میاں اور ناصر میاں، ان کے ساتھ میں نے فارسی کا پہلا جو قاعدہ تھا، جو کلید المصادر، وہاں سے شروع کیا۔ اس کے بعد وہ صرف، نحو، نور لیزا اور دیگر کتب پڑھیں، اور وہیں سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ مولانا حامد علی خان صاحب کی شخصیت عظیم شخصیت تھی۔ آپ پڑھانے پر تو زور دیتے ہی تھے، لیکن جو آپ کی تربیت کا انداز تھا، آج میرے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، علم ہے، کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے، اپنے شاگردوں سے محبت سے بولنے کا طریقہ ہے، کتب کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے یا کتابیں لکھنا ہے، یہ سب کچھ مولانا حامد علی خان صاحب کا فیض شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور معلم آپ کی سروس کا آغاز کس اسکول سے ہوا؟ میں نے سن 1974 میں 16 اگست کو گورنمنٹ ہائی اسکول نواب پور جوائن کیا بطور SSC سائنس ٹیچر کے۔ اس کے بعد میں دیگر اسکولوں میں رہا، مڈل کا ہیڈ ماسٹر بھی بنایا گیا، سائنس ٹیچر بھی رہا، اور آپ کو یاد ہوگا میں پھر ملتان کے کئی اسکول جوائن کیے، جن میں 2 اسکول میں زیادہ تر میرا عرصہ گزرا۔
गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मेरा 79 से 83 तक रहा। गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलगश्त, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गुलगश्त की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलगश्त, मॉडल हाई स्कूल गुलगश्त 79 से 83 तक। 83 से लेकर 94 तक मैं आपके साथ गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, जो कि वाकई ये कहना कि उसको एक मामूली दर्ज का नहीं, आज तक पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर हमारे शागिर्द मुतय्यन वो हैं, मनसबी लिहाज से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमें ये फ़ख्र हासिल है कि मौजूदा वज़ीर आला ये भी हमारे शागिर्द हैं। ये 84 में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव से उन्होंने मैट्रिक किया और 84 में मैट्रिक करने के बाद ये आगे गए, और उसमें ऐसे ऐसे शागिर्द हैं कि आज भी 84 का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है तलबा का, जिनमें ब्रिगेडियर भी हैं, जिनके अंदर सहाफ़ी भी हैं, जिनके अंदर वकला भी हैं, जिनके अंदर इंजीनियर भी हैं, जिनके अंदर डॉक्टर भी हैं, और ये अकमल भी वहीं से फारिग शुदा हैं, मैट्रिक भी इन्होंने वहीं से किया है। और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हमारा इदारा इतना ज़्यादा अच्छा था तालीम देने में कि उस वक्त के तालिब इल्म आज भी ये बात बरमला कहते हैं कि सर अगर कॉम्प्रिहेंसिव ना होता तो हमें इतने अच्छी तालीम नहीं दी जा सकती। आप बज़्म अदब के इंचार्ज भी रहे, और मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ आपका बड़ा शोहरा था, बड़ा नाम था। तो बज़्म अदब के हवाले से जो बच्चों की तरबियत उस ज़माने में होती थी, तो क्या आप महसूस करते हैं कि आज के तालीमी इदारों में भी उसी अंदाज से बज़्म अदब की तरबियत हो रही है, या हम निसाबी सरगर्मियाँ साथ साथ जारी हैं या नहीं? राजा साहब, बज़्म अदब का ताल्लुक़ यकीनन माँ की पहली गोद से होता है। वाह! माँ की गोद जो है वो हर आदमी की पहली दरगाह है। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक ऐसे घराने से था जहाँ नानी थी वो भी शायरा थी, वालदा थी, उन्हें शेर व सुखन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो हमारी तस्हीह किया करती थी। उन्होंने यहाँ तक था कि अगर वो किसी बच्ची को कोई चीज़ देना चाहती तो मुझे आज तक याद है कि उनके उसके अंदर अलमारी के अंदर शाहनामा इस्लाम की जिल्दें होती थी और वो बच्चियों को तोहफे में दिया करती थी। मैं उन्हीं के ये है समझता हूँ अपनी वालदाई का कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये कहना कि बच्चे उस ज़माने के बहुत अच्छे थे, अब बच्चे इतने अच्छे नहीं, वजह ये थी कि उस ज़माने में जैसा कि आप भी थे, हम बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दिया करते। यकीनन ऐसी। और उस्ताद का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाए एक ख़ास मजमून पढ़ाए। अब मेरा मजमून तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ था। लाजमी बात है कि मैंने बच्चों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाना था और उसके बाद फारिग होकर लाजमी मैं अपने घर आ जाता। लेकिन नहीं, मेरा खाली जो पीरियड होते थे मुझे मालूम होता था कि आज वहाँ पर तरानों का मुकाबला है, आज वहाँ तकारीर का मुकाबला है, आज वहाँ बच्चों ने शेर व शायरी का मुकाबला है। अकमल और उस जैसे कई शागिर्द जिनके नाम भी मुकम्मल तौर पर याद नहीं है, और वो जब मिलते हैं तो कहते हैं सर वो फलां वक्त याद है, आप हमें फलां जगह लेकर गए थे और हमारी ट्रॉफी आई थी। आज वजह यह है कि उस्ताद मुकम्मल तौर पर मादियत परस्त हो गया है। यकीनन वो कहता है कि जी मैंने अपना पीरियड पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, बस मैं तो दूर की बात है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बच्चों की तरबियत के बगैर तालीम जो है ना वो नामुकम्मल है। गोया डिग्रियां नहीं करती फ़ैसले फ़रासत के, डिग्रियां नहीं करती फ़ैसले फ़रासत के, तरबियत बताती है ख़ानदान कैसा है। तो मेहदी साहब ने जो बात की, यकीनन उसमें वज़न है कि आज हम कंप्यूटर एज में या 21वीं सदी के इस जदीद दौर में उन हम निसाबी सरगर्मियों से बहुत दूर हो गए हैं जो किसी ज़माने में किसी स्कूल का या बच्चों का हिस्सा हुआ करती थी। नाज़रीन, एक वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है और वक्फ़े से वापस आने के बाद फिर मेहदी हसन तारिक साहब से पूछेंगे कि उन्होंने बतौर टीचर कितना अरसा सर्विस की और बतौर हेड मास्टर कितना अरसा जो है वो इस महकमा तालीम में रहे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां
ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے میٹھی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے میٹھی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولی میٹھی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع کی زبان ہے شمع وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بول ہر ایک شے کو صاف رکھنا اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے لیکن میں کو واش روم ٹوائلٹ تے فرش شیشے لی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. والٹے میرا تے وز دا کمال جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار زندگی خوشگوار ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی تسا کرے سو اے کرے سی او بھی 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے نا 5000 میں دیسا. ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر پرانے ضدی داغ ہی نہیں جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ.
मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब मेहदी हसन तारिक साहब से हाल अहवाल हो रहा है और मेरा सवाल वही है कि बतौर मौल्लिम उन्होंने कितना अरसा शोबे तालीम व ताल्लुम में गुजारा और उसके बाद बतौर हेडमास्टर और सीनियर हेडमास्टर जो है वो कितना अरसा उन्होंने सर्विस की। तो मेरे साहब हमारे नाज़रीन इस बारे में जानना चाहेंगे। साहब मैंने 16 अगस्त सन 74 से अपनी मुलाजमत शुरू की और इसके 94 में मैं हेड मास्टर बना दिया गया। 94 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक मैं हेड मास्टर और सीनियर हेड मास्टर रहा। इसमें मैंने बतौर साइंस टीचर का भी काम किया, बतौर हेड मास्टर का भी काम किया, बतौर सीनियर हेड मास्टर का भी काम किया। वाह। और मेरी कुल सर्विस है 37 साल 11 माह 15 दिन। वाह। और इस सर्विस में मैंने कोशिश ये की कि महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का शोबा है। अगर आदमी सही तौर पर इस ड्यूटी को सही तौर पर समझे और अदा करे तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कौम के नौनहालों की तरबियत करना है। और मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं तलबा को कोशिश क्या करता था, उनको कहा करता था कि ज़िंदगी जोहदत इस्तेहकाक नेस। आज भी मेरे शागिर्द मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो सबसे पहले ये जुमला कहते हैं कि आपको हमें ये जुमला याद है कि ज़िंदगी जोहदत इस्तेहकाक नेस। बिलाशुबह ऐसी है। आप बतौर सीनियर हेड मास्टर कहाँ से रिटायर हुए? मैं बतौर सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट न्यू मिलत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद से रिटायर हुआ। नाज़रीन, गवर्नमेंट मिलत न्यू मिलत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद से मेहदी साहब की जो रिटायरमेंट है वो भी एक बड़ी शानदार पार्टी थी जो मुद्दतों याद रखी जाएगी। और चूँकि मैं मेहदी साहब के साथ बहुत अरसे से हूँ और हम वक्त साथ रहता हूँ, तो बहुत सारी ऐसे गोशे हैं कि जिन पर गुफ्तगू करने को दिल चाहता है। और उसमें एक सिलसिला जो है वो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का है, जो पूरे पाकिस्तान में जमहूर असातिज़ा की एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जिसमें प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के असातिज़ा शामिल हैं। तो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान में जो मेहदी साहब का किरदार है, ज़रा वो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ से अंजुमन असातिज़ा ज्वाइन की और किन किन ओहदों तक वो पहुँचे। जी मेहदी साहब। 1981 का वाक़या है कि हमारे एक कुलीग हैं जनाब इफ्तिखार सईदी साहब, वो पैगाम लेकर आए कि क़िबला सईद अहमद काज़मी साहब ने ये कहा है कि अहमद सईद काज़मी साहब ने फरमाया है कि सुन्नी अहले सुन्नत की एक जमात बनाई गई है जिसका नाम अंजुमन असातिज़ा रखा गया। हमने उसमें शिरकत की शुरू में, तो उसमें वाकई हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाद में राजा साहब जैसे, सिद्दीक सईदी साहब जैसे, इफ्तिखार सईदी साहब जैसे, और जनाब हमारे खलील साहब जी मरहूम साहब जैसे, और जनाब हेडमास्टर शरीफ साहब जैसे, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे, जनाब प्रोफेसर अपने
काफ़ी प्रोफेसर प्रिंसिपल हजरात ने हमारा साथ दिया और अंजुमन असातिज़ा इतनी मकबूल हुई कि जितना हमने काम किया हमें जो उसका फीडबैक मिला ना वो उससे कहीं ज़्यादा मिला। वाह, आप हैरान होंगे कि उस वक्त का DCO जो मुल्तान जिनके नाम से लोग कांपा करते थे, वो मुझे उन्होंने पैगाम भेजा कि शाह साहब मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को अंजुमन असातिज़ा के अहदेदारों को लेकर आएँ और हम नाश्ता इकट्ठा करेंगे। वहाँ पर उन्होंने हमें नाश्ता, उसमें राजा साहब भी शामिल थे, बहुत दोस्त थे। और इसके अलावा वज़ीर तालीम जब आता था वो कहता था भाई मीर हसन तारिक साहब कहाँ हैं, तो मैं मुझसे मिलवाया जाता था। अखबारात में हमारा बिला नागा जिक्र होता था, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, असातिज़ा के हकूक़ के लिए कभी भी हमने कोताही नहीं की। और मेरा हमेशा से मोटो था, राजा साहब और तमाम दोस्त इस वजह से मेरे बड़ी इज्जत करते थे। मैं कहा करता था कि भाई फर्ज जो है ना उसका अदा करना पहले है और हकूक़ बाद की बात है। और यही वजह थी कि लोग आज तक मेरे शागिर्द, अखबार नवीस, मेरे कुलीग, मेरे महकमे के अफसरान, मेरे महकमे के यहाँ तक के जो क्लैरिकल तबका था वो भी आज तक जो भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरा दौर देखा है इंतहाई वो मेरा एहतराम करते हैं। और हमने अंजुमन असातिज़ा को सिर्फ मुल्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में औज सुरैया पर पहुँचाया और उसमें हमारे लातादाद वो हैं। आप उसके मरकजी सदर भी रहे? मैं इसका मरकजी सदर भी रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मैं नायब सदर भी रहा, मैं शुरा का चेयरमैन भी रहा। मैंने तमाम ओहदे ज्वाइन किए और उन पर काम किया। और राजा कौसर साहब मेरे साथ हुआ करते थे, दोस्त मेरे साथ हुआ करते थे। असातिज़ा के हकूक़ की जब बात होती थी वहाँ हम किसी किस्म के मसरात का शिकार नहीं हुआ करते। और हमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट यह हासिल है मुल्तान को, और मोहम्मद अकमल वैंस को भी ये क्रेडिट हासिल है कि हमने तमाम तालीमी इदारों में नात रसूल मकबूल का नोटिफिकेशन कराया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के बाद हर इदारे में नात रसूल मकबूल रात में पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन हो गया। और हमें इस बात पर फ़ख्र है, इसलिए फ़ख्र है कि जब हम हजूर अकरम के सामने हाजिर होंगे, जब शफा महशर का बड़ा ही कठिन मरहला होगा, तो हमारे आका नामदार हमारे इस खेल को, इस हमने जो सआदत हासिल की है वो हमारे लिए इंशाअल्लाह रोज़ा क़यामत भी हमारे काम आएगी। बिलाशुबा ऐसे ही बिलाशुबा। नाज़रीन, जनाब सैयद मेहदी हसन तारिक साहब असातिज़ा में, हेड मास्टर्स में बड़े हक़ परस्त रहनुमा शुमार किए जाते थे, शुमार किए जाते हैं। गो रिटायर हो गए लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत और जिद्दोजहद के साथ ये अपनी आवाज़ जो है वो आवाम तक ही नहीं बल्कि ख़वास तक भी पहुँचाते हैं। और इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मेहदी साहब ने बाकायदा कॉलम निगारी का आगाज़ भी किया और पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात में, ख़ासतौर पर नवाए वक्त में इनके कॉलम जो हैं वो शाया होते रहते हैं। इनकी अभी ताज़ा तरीन तसनीफ़ ये निगार शाते हाफ़िज़िया ये अभी सामने आई है, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, इनके ख़ानदान के बारे में लिखा गया है। और इसका बैकग्राउंड आप देखें तो यहाँ इनके बुज़ुर्गों के तस्वीर मौजूद हैं जिसका तारुफ़ अभी मेहदी साहब ने कराया। तो इस किताब के बारे में भी इंशाअल्लाह मेहदी साहब से पूछेंगे। और इससे पहले ये फैज़ान हाफ़िज़िया के नाम से किताब मेहदी साहब ने शाया की और ये खालिसतन मुरीदीन के लिए थी। और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसके बाद फिर ये किताब मेहदी साहब के सामने आई जिसे और ज़्यादा पजीराई मिली। तो इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। मेहदी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कॉलम निगारी का आगाज़ है ये कब हुआ? सबसे पहले वजह यह हुआ कि कॉलम निगारी तो जहन के अंदर शुरू से मौजूद थी। वाह। और ये कहना कि भाई आदमी सीखता सिखाता है, कॉलम कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि कॉलम इंसान की जहनी काविशों का एक परतो होता है। वाह 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 वाह। जो उसके जहन में मौजूद होता है वो उसे करता है, अब्जात पर मुंतकिल कर देता है। मेरी वालदा का क्योंकि ताल्लुक जो था वो इल्मी घरानों से था, नानी शायरा थी, दादा बहुत बड़े मुकर्रिर थे,
वालिद बहुत बड़े जाल मुकर्रिर थे, परदादा तो बहुत बड़े शायर थे, और न जाने कहाँ कहाँ से शुरू हुआ होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि थोड़ा मोटा लिखता रहता था। हुआ ये कि सन 71 में हमने, जब इंडिया ने मशरिक़ पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए वहाँ हम पर जंग मुसल्लत कर दी, तो मैंने अंजुमन तुलूए अदब का और समाजी बहबूद का मैंने इजरा किया। और इजरा करने के बाद वहाँ तमाम मोहल्लेदारों ने, बच्चों ने नहीं, लड़कों ने नहीं, बल्कि मैं हैरान होता था कि हम मोहल्ले का हर आदमी हमारी माहाना मीटिंग में आया करता था, हमारी समाजी चीज़ों को समझा करता था। वहीं पर मैंने शायरी शुरू की, वहीं पर मैंने लिखना शुरू किया, और सकूत ढाका पे भी, वहाँ मैंने सकूत ढाका पे भी लिखा। और इससे पहले मैं कॉलेजों में, क्योंकि एमर्सन कॉलेज में भी और ख़ासकर एजुकेशन कॉलेज में भी मैं बाकायदा यूनियन का मुंतखब नुमाइंदा था, और मैं बगैर बेधड़क वहाँ पर तकरीरें किया करता था। और मुझे याद है एजुकेशन कॉलेज का एक रिसाला होता था मसलक, उसका मुझे वहाँ के प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तलबा में आपको इसका एडिटर बनाया जाए। मैंने कहा जनाब यहाँ तो बड़े बड़े लिखारी मौजूद हैं, आर्ट्स के आदमी मौजूद हैं। कहने लगे यार वो तो मौजूद हैं, वो तो लिखते हैं, लेकिन आपका जो तकरीर करने का अंदाज है और जो आप बयान करते हैं, इस तरह मैं यूनियन का भी मुंतखब हुआ। अपने ट्यूटोरियल ग्रुप था, साहबजादा फारूक के भाई, वो डॉक्टर थे इब्राहिम, वो हमारे ट्यूटोरियल ग्रुप के टीचर थे। तो वहाँ जब ट्यूटोरियल ग्रुप के इंतखाबात होने लगे तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट तो मैं खुद बनाऊंगा, बाकी अगर ये ग्रुप चाहता है बनाना तो बना ले। अब सारे बड़े हैरान परेशान थे कि भाई इसे सदर किसे बनाया जाएगा। हाँ, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, और गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड, वहाँ एक से एक जहीन, वो मेरिट पर तो वहाँ दाखिला होता था। तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये मेरा, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल ग्रुप को चलाना है। वो डॉक्टर से, जोग्राफिया के डॉक्टर थे, बड़े मशहूर डॉक्टर इब्राहिम। तो जब उन्होंने तमाम ऐलान किया तो मुझे इंतहाई हैरत से ये खुशी हुई, हैरत भी हुई कि उन्होंने कहा भाई सैयद मेहदी हसन तारिक हमारे ट्यूटोरियल ग्रुप के सदर होंगे। वाह वाह। उसके बाद मैंने जब वो इंतखाब हो चुके उनसे पूछा डॉक्टर साहब आपने मुझे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे यार आप में इतनी सलाहियतें मौजूद हैं, जब तक कोई मौजूद है तो कोई बात कर लो, किसी किस्म के आप उसका हल निकाल देते हैं, तकरीर कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज साइड ने मुझे, ये यूनियन ने खुसूसन, ट्यूटोरियल ग्रुप ने और यूनियनों ने, और फिर उसके बाद तो मैं जाया करता था वहाँ, तकारीर किया करता था। बहुत बड़े बड़े जाने वाले लोग, बड़े गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, साहिवाल गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये तमाम जो है ना, ये मुझे वहाँ से मेरा काम जो है ना ये चलता रहा। और मेरा ख्याल ये है कि वहीं से कुछ ना कुछ मेरे जहन के अंदर अदब जो है ना वो लिखने का अच्छी तरह काफ़ी हद तक जमा हो चुका था, जो मवाद। नाज़रीन, हम ना होंगे पर यहाँ अपना कहा रह जाएगा, हम ना होंगे पर यहाँ अपना कहा रह जाएगा, और अपने होने का कोई तो सिलसिला रह जाएगा। तो वक्फे से वापसी के बाद फिर मेरी साहब से अगला सवाल करेंगे कि उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े आला तालीम याफ्ता हैं, कुछ उनका हाल हवाल लेंगे, उसके बाद फिर किताबों की तरफ आते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन, जनाब मेहदी हसन तारिक साहब से गुफ्तगू जारी है और मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये ख़ास करम है उन पर कि उनके तमाम बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं। तो आइए ज़रा मेहदी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके बच्चों ने किन किन मदारिज में क्या क्या पोजीशन हासिल की और इस वक्त वो किस मकाम पर है। जी मेहदी साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। साहब बात यह है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आदमी की, हर इंसान की पहली दरगाह उसकी माँ की गोद होती है। वाह वाह। मेरी जो मिसेज थी वो BSc B.Ed थी और जो मेरी शादी हुई तो वो साइंस टीचर के तौर पर काम कर रही थी। अब लाजमी बात है कि जब मेरे बच्चों की तबीयत करनी थी तो मेरे साथ साथ मैंने तो तबीयत में हिस्सा लेना ही था, मेरी मिसेज ने ये शोबा संभाला कि मैं अब मुलाजमत तर्क कर देती हूँ, अब ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये बच्चे आगे हमें मुस्तकबिल में फीडबैक देंगे। कुर्बानी दी उन्होंने कुर्बानी। उनका ये फैसला वाकई बड़ा सही साबित हुआ कि बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी जो है उसने माशाल्लाह MCS किया है कंप्यूटर में, MPhil किया है, B.Ed है, M.Ed है और वो 17 ग्रेड की गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल में मौलमा है। वाह। बेटा मेरा उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, पाकिस्तान से भी की है और UK से भी की है। वाह। और सबसे छोटी बेटी जिसे मेरा इरादा कोई नहीं था कि भाई ये FA कर ले जैसे आम होती है, उसने कहा कि जब मेरा भाई अकाउंटिंग की तालीम हासिल कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। वाह। उसने जो इंग्लैंड से होता है ACC है, वो बड़े शानदार अंदाज से किया। और हैरत की बात यह है कि वो जो डिग्री है बहुत मुश्किल डिग्री है और वो अमूमन उसमें कंपार्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़का है चाहे लड़की है। ये एक सीधी सी बात है कि वो कंपार्ट वगैरह आती है कि वो मुश्किल तालीम है और उसने बगैर कंपार्ट के किया, क्लियर किया। तो मुझे अपनी औलाद पे माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ा फख्र है और आज अब भी वो हर लिहाज से दाम में दल में सुख में मेरा हाथ बटा रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, मेहदी हसन तारिक साहब अरसा दराज से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, दीगर अमराज भी हैं, कई बड़े क्रिटिकल किस्म के एक्सीडेंट भी हो चुके, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ ये हमा वक्त मुतहरिक रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन पर खुसूसी करम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से, कि ये हमें भी साथ लेकर चलते हैं। और आज भी माशाल्लाह जबकि रिटायर हुए, कितना अर्सा हो गया मेरे साहब आपको? 9 साल हो गए। ये हमसे ज़्यादा मुतारिक हैं और हमें साथ लेकर जो है वो हमा वक्त चलते रहते हैं। मेहदी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि मेहदी साहब, आपका जो सिलसिला है आस्ताना आलिया हाफजिया दुजाना शरीफ, ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि आपके वालिद गिरामी पीर नन्हे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और आपके भाईजान, ज़रा उनके बारे में बताइएगा और उनका मज़ार शरीफ कहाँ है और ये सिलसिला जो है ये किस अंदाज से आगे चल रहा है। पाकिस्तान आने के बाद हमारे दादा जान इंडिया में रह गए, वो पाकिस्तान नहीं आए। ये ख़ानदान हाफजिया को वालिद साहब जो कि इल्म मौलाना हामिद अली ख़ान के शागिर्द थे, उन्होंने इस सिलसिला को बड़ी कामयाबी से चलाया। उनका इंतकाल 1 जनवरी सन 90 को हो गया। उसके बाद उन्होंने बड़े भाई को इसका सज्जादा नशीन बना दिया। बड़े भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रोफेसर भी थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, अरबी के माहिर थे, इस्लामियात में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने मुरीदीन में इस ख़ानदान हाफजिया को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उनका वफ़ात 28 मार्च सन 2014 को, उससे पहले उन्होंने सन 96 में और फिर 2013 में कारी मोहम्मद मियाँ और कारी नासिर मियाँ से कहकर मेरे पगड़ी बनवा दी कि आप सज्जादा नशीन हो। भाई साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैंने
इस सिलसिले को संभाला और मुझे ये मालूम था कि मैं बुनियादी तौर पर टीचर हूँ, जबकि मैं ये देख रहा था कि हमारे जो ये सज्जादा नशीनी है इसमें अमूमन लोग मुरीदीन को बाकी तो सारी बताते हैं बातें, लेकिन उनको इस्लाम के बुनियादी चीज़ें नहीं बताते। मैंने फ़ौरन ये तहैया किया कि मुरीदीन के लिए किताब लिखी जाए और उस किताब का नाम था फैज़ान हाफ़िज़िया। उसमें मैंने 6 कलमें, उसमें मैंने नमाज पढ़ने का तरीका, उसमें जनाब मैंने उसके अंदर ये उम्रा, उसके अंदर हज कैसे किया जाता है और तमाम चीज़ों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दरूद शरीफ की, पीरान पीर की, अपने उस्ताद मौलाना हामिद अली खान साहब की, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर समो दी। वालिदैन के फ़राइज़ हैं, औलाद के हुकूक हैं, बीवी और शौहर के हुकूक हैं, या माशाल्लाह इसके बड़ी जामे किस्म की किताब मैंने सिर्फ ये इसलिए की कि चलो सारे नहीं, 10 सही, 20 सही, 30 सही, वो आदमी जब इस किताब को पढ़ेंगे, हत्ता कि यहाँ तक मैंने ये कोई किताब में शामिल नहीं करता कि जब दम आखिर हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये मैंने इसमें शामिल किया। और यहाँ तक किया कि इसके अंदर जो है एक वो ये भी किया कि गुस्ल कैसे दिया जाता है। एक आदमी ने मुझे बताया, मेरे मोहल्लेदार ने एक किताब दी मुझसे, उसने कहा जी मेरे मोहल्ले में कोई गुस्ल देने वाला नहीं था, मैंने आपकी किताब फैज़ान हाफ़िज़िया पढ़ी, उसके तमाम नोट किए और उसको अमल करके मैंने उनको गुस्ल दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो किसी शख्स ने तो ये बताया, और मैंने ख़ानदान का अच्छी तरह हर चीज़ इसके अंदर मजहबी चीज़ जितनी थी वो थी शामिल कर दी और ये किताब बड़ी मकबूल हुई। हालांकि अब यह हालत ये है कि लोग मुझसे मांगते हैं तो मेरे पास वो किताब नहीं है। नाज़रीन, इस माशाल्लाह किताब के बाद मेहदी साहब एक और किताब लेकर आए जिसकी अभी चंद रोज़ कबल तकरीब रोनुमाई भी मुनक़िद हुई, और ये किताब निगारशात हाफ़िज़िया के नाम से शाया हुई। और इस किताब में मेहदी हसन तारिक साहब ने जो मुख्तलिफ़ कॉलम्स लिखे अखबारात में, जो ग़ालिबन जो मैं देख रहा था कि 2012, 13, 14 से उनकी तारीखें भी इसमें दर्ज हैं, और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, सियासी, समाजी, मजहबी, रूहानी उन्वानात पर मेरे साहब ने इसमें कॉलम्स लिखे। और इसका जो इंतसाब है जिसे देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि वो ज़ौज मोहतरमा निगहत परवीन और हिना हसन, सैयद यूसुफ हसन और फ़रीन हसन, यानी अपनी अहलिया और अपने बच्चों के नाम किया है। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये मेहदी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ अपनाया है कि इंतसाब जो है वो अपने उन घर वालों के लिए नाम किया है कि जिन्होंने उनके लिए उनका साथ दिया है। मेहदी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि इस किताब की अशात में वो कौन कौन से अवामिल थे कि जिनकी वजह से आपको तहरीक मिली कि ये निगारशात हाफ़िज़िया जो है ये मुरतब हुई और आज ये लोगों के सामने है और लोग इसको पढ़ रहे हैं और आपको दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। राज साहब, बात यह है कि मैं लिखने लिखाने को लगा था। जब अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान हमारे साथ वो काम अंजुमन असातिज़ा के साथ काम किया तो हमें पता चला कि असातिज़ा के मसाइल इतने हैं कि जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने उस वक्त नवाए वक्त में लिखना शुरू किया और लिखते लिखते यहाँ तक हुआ कि वहाँ के काफ़ी लोग रिटायर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। वहाँ के एडिटर सलीम नाज साहब ने भी मेरी हौसला अफजाई की और खुसूसन डॉक्टर अमीर सिद्दीकी, डॉक्टर मुमताज़ ज़फ़र, डॉक्टर मोहसिन आज़ाद, जनाब प्रोफेसर हफीज़ खान साहब, ये तमाम लोग, और राजा कौशल ने भी पहली किताब में लिखा, दूसरे दोस्तों ने भी लिखा। तो मुझे महसूस ये हुआ कि जब आदमी की हौसला अफजाई होती है तो इसका मतलब ये है कि लिखारी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो वो लिख रहा है उसकी कोई हौसला अफजाई भी कर रहा है। लिखते लिखते 2012 से मुसलसल लिखा और रिटायरमेंट के बाद तो यह आलम है कि फ़ोन आ जाता है, पहला अभी कॉलम पढ़ा नहीं जाता कि दूसरे कॉलम के लिए फ़ोन आ जाता है कि जनाब ये नया कॉलम लिख दें। नाज़रीन, मैं ये बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी ताज़ा तरीन कोई मौजू सामने आता है किसी भी रोज़,
تو اگلے دن مہری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کالم لکھ کر وہ اسے شائع کرا دیتے ہیں. اور اکثر اساتذہ جو ریٹائر ہوئے ان میں بہت سے تو ایسے ہیں، بلکہ ان گنت لوگ ایسے ہیں کہ ان سے شاید دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے کرتاس و قلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. اور اس میں سید مہدی حسن طارق صاحب بھی بڑے سارے فہرست نظر آتے ہیں. مہدی حسن طارق صاحب، ہمارے مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام اپنے تجربات کی روشنی میں؟ راجہ صاحب، میرا ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اس ملک کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا، اور قائد اعظم کی کاوشیں جو ہیں ان کو رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں مکمل طور پر روشناس کرائیں. قائد اعظم مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، نظریہ پاکستان کی تمام چیزیں وہ بچوں کو بتایا کریں، اور خصوصاً وہ چیزیں کہ جب پاکستان بنا تو مہاجرین نے کس کس انداز سے مشکلات برداشت کی، کیسے آئے، ان کو کیا کیا تکالیف ہوئی. اور یہ ضرور بچوں کو بتائیں کہ ایمانداری جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے. بچوں کو ایماندار بنائیں اور بچوں کو یہ سلیقہ سکھائیں کہ اساتذہ کرام، والدین اور بزرگوں کا کیسے عزت و تکریم کرنی ہے. اگر وہ سیکھ گئے تو یہ سارا لکھنا لکھانا ہمارا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. اور آخر میں اس پیغام کے ساتھ ساتھ میں مکس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے موضوع، اتنے اچھے جناب سوالات، اتنی اچھی چیزیں وہ ہمیں یہاں بلاتے ہیں. اور میرے جیسے آدمی کا انہوں نے انٹرویو لیا، میں بار دیگر راجہ صاحب کا اور مکس نیوز کا، اور خاص کر اپنے شاگرد معظم، بہت پیارا شاگرد، محنت کرنے والا اور عزت کرنے والا، جسے یہ سکھایا گیا تربیت میں کہ اساتذہ کی والدین سے زیادہ عزت کرو، ملک محمد اکمل وینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بآخر دعوانا جزاک اللہ. معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی ہنسی ہیں. تو مہری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور صحت و تندرستی کے ساتھ، عمر خضر کی دعا کے ساتھ، آج کے اس پروگرام اہل قلم سے اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی بخیر. اگلے کسی پروگرام میں کسی اور صاحب علم و دانش سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Mall of Kent.